हेलो माय डियर, आरके सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। पूरे वीक का वीकली करंट अफेयर्स दैट विल गिव यू श्योर सिलेक्शन, उसको लेकर के मैं प्रेजेंट हुआ हूं। और टुडे विद द हेल्प ऑफ दिस 11 क्वेश्चंस की हेल्प से और कुछ वन लाइनर्स, यू नो करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वीकली लेकर के वीकली श्योर सिलेक्शन, ऐसा कलेक्शन में लेकर के आता हूं जो आपको देता है श्योर सिलेक्शन। तो लेट अस स्टार्ट, नो वेस्टिंग ऑफ टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने हाई स्पीड रोड कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है? ए में है 7, बी में है 8, सी में है 9, डी में है 10। तो इसका राइट आंसर है 8। 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर बनाने की भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूएन में भारत के नए राजदूत बने हैं। क्वेश्चन 2, पी हरीश, बी में है आर स्वेन, सी में है संदीप पौंड्रिक, डी में है मोर्ने मार्केल। राइट आंसर है पी हरीश। पी हरीश को जानते रहे, हमारे यहाँ रुचिरा कंबोज के बाद यूएन, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, वहां पर हमारे राजदूत का पद खाली था। अब वहां पर हमारे एम्बेसडर जो इंडिया के बने हैं उनका नाम है पी हरीश। इनका पूरा नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, पी हरीश साहब का पार्थनेनी हरीश। ये रुचिरा कंबोज के बाद यूएन में भारत के नए राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि हैं। इसमें आर स्वेन का नाम आया है, तो आर स्वेन के बारे में जान लीजिए। ये जम्मू कश्मीर के पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त हुए हैं। फिर है संदीप पौंड्रिक। संदीप पौंड्रिक इस्पात मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। और मॉर्ने मार्केल जो हैं, ये भारत में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज है, जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच नियुक्त किए गए हैं। यहां पर से इतने क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए हैं। क्वेश्चन 3, भारत के नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं। कौन है भारत के नए रक्षा सचिव भाई? तो हमें आपको याद रखना चाहिए कि भारत के नए रक्षा सचिव, ए में है नलिन प्रभात, बी में है गोविंद मोहन, सी में है राहुल नवीन और डी में है राजेश कुमार सिंह। इसका राइट आंसर है राजेश कुमार सिंह। हमारे भारत में ये नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं। तो और कौन कौन नाम है देखते हैं। नलिन प्रभात, नलिन प्रभात को याद रखिएगा। तो ये नलिन प्रभात जी हैं, जो ये भारत के, यस, नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी नियुक्त हुए हैं। और यहीं पर आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को यहां से धारा 370 हटा दी गई, यानी स्पेशल राज्य का जो इसको दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया है। और अब भारत के चुनाव आयोग ने यहां पर पहली बार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में, 3 फेजेस में कराने का निर्णय लिया है। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। काउंटिंग जो है 4 अक्टूबर को होगी 2024 को। यहाँ कुल विधानसभा की सीटें 90 हैं और जिसमें मेजॉरिटी के लिए 46 सीट्स चाहिए। जो भी दल जीतेगा वही सरकार बनाएगा। जम्मू कश्मीर के साथ ही निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में भी एक चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग करवाने का निर्णय लिया है। यहाँ पर भी 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी और कुल सीटें यहाँ पर भी 90 ही है। बहुमत के लिए आपको 46 ही चाहिए। ये भी इंफॉर्मेशन रही है। उसके बाद है राहुल नवीन, दूसरा नाम इसमें था राहुल नवीन। तो राहुल नवीन को जानते रहे, प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राहुल नवीन को। और गोविंद मोहन जो है देश के अगले गृह सचिव नियुक्त हुए हैं। ये अभी तक संस्कृति मंत्रालय के सचिव थे, अब ये देश के नए गृह सचिव नियुक्त हुए हैं गोविंद मोहन। उसके बाद है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कहां किया गया, किस देश में हुआ है वॉइस ऑफ? ए है भारत, बी है थाईलैंड, सी है स्वीडन और डी है रूस। तो यहां पर राइट आंसर है भारत। भारत में इसका तीसरी बार वर्चुअल समिट का ऑर्गेनाइज किया गया है। तो पहले आप समझ, ग्लोबल साउथ उन गरीब और कम विकसित देशों को या विकासशील देशों को कहा जाता है जो बहुत ज्यादा भी डेवलप नहीं कर पाए हैं। इसमें
एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका बोले तो दक्षिण अमेरिका के देशों को कहा जाता है, जो गरीब हैं, कम विकसित हैं, विकासशील देशों को ही ग्लोबल साउथ कहा जाता है। और भारत इसकी आवाज, इसका लीडर जैसा बनना चाहता है। इसलिए तीसरी बार इसका आयोजन भारत में हो रहा है। और इसमें अभी भारत के इसके क्लोजिंग सेरेमनी स्पीच में हमारे पीएम मोदी ने कहा है कि भारत 21 करोड़ का फंड बिजनेस के लिए बनाएगा ताकि ये देश विकास कर सकें। और जब हमारे यहाँ 2022 में G20 की मीटिंग हुई थी, तो उस समय भारत ने G20 को नया ढांचा देने के लिए वॉइस ऑफ ग्लोबल ग्लोबल साउथ समिट का भी आयोजन किया था। भारत ने ग्लोबल साउथ समिट की उम्मीदों, आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर G20 एजेंडा भी तैयार कर लिया है। और इसमें 100 देश हैं। सोचिए अगर ये 100 देश एक साथ आ जाए तो भारत की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी, इसलिए भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहता है, एक तरह से लीड करना चाहता है इन कंट्रीज को। तो वर्चुअल तरीके से ही तीनों बार हुई है, इस बार भी इसका वर्चुअल तरीके से समिट हुई है नई दिल्ली में। और फिर उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई थाईलैंड। तो थाईलैंड इसलिए इसमें एक देश है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, आप जानते हैं। तो थाईलैंड में अभी वहां पर जो महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, जिनका नाम है पाइतोंगतार्न सिनवात्रा, ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, 37 वर्ष की हैं, 37 ईयर्स की ओनली। और ये थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री भी हैं। पहली थाईलैंड की महिला प्रधानमंत्री थी यिंगलुक, ये भी आप याद रखिएगा। और एक स्वीडन नाम आया। तो स्वीडन एक देश है, आप जानते, बहुत ही सब चीज में बहुत एडवांस रहने वाला स्वीडन एक ऐसा देश है। इसने कहा जो देशवासी स्वीडन को छोड़ना चाहे, यहाँ की परंपरा, यहाँ से नहीं वो लगाव रख पा रहे हैं, अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो स्वीडन उनको पैसा देगा। अगर कोई नागरिक छोड़ता है तो उसको 80,000, कोई बच्चा छोड़ता है तो उसको 40,000, मतलब ये क्या देंगे, रुपए में इतना आएगा। वैसे इनके यहाँ क्रोनर चलता है, इनके यहाँ की मुद्रा स्वीडिश करेंसी को क्रोनर कहा जाता है। तो 10,000 क्रोनर यानी हमारे यहाँ 80,000 रुपए के बराबर है। 5,000 क्रोनर जो बच्चों के लिए है वो 40,000 रुपए के बराबर है। वैसे स्वीडन में सीरिया, सोमालिया, ईरान, इराक से बहुत सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पर। और इसने बहुत कड़ा प्रतिबंध लगाया है कि इसके देश में बाहरी लोग या विदेशी लोग ना आ पाए, प्रवासी लोग। पहले ये व्यवस्था सिर्फ विदेश से आने वाले नागरिकों पर थी कि जो देश छोड़ते थे उनको पैसा मिलता था, लेकिन अब उसने अपने जन्मजात नागरिकों के लिए भी ये व्यवस्था कर दी है कि अब कोई भी नागरिक अगर हमारे देश को छोड़ेगा तो उसको इतना पैसा दिया जाएगा, तुरंत दिया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन अग्रवाल का हाल ही में निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से है? तो आर्यन अग्रवाल को जानते रहिए, भारत के अग्निमैन के रूप में मशहूर हैं। अग्निमैन इनका उपनाम है। ये बहुत मशहूर डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे। डॉक्टर अग्रवाल डीआरडीओ के मशहूर साइंटिस्ट थे। वो अग्नि मिसाइल के पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, इसी वजह से इनको अग्निमैन कहा जाता है। जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वैसे अग्निमैन ऑफ इंडिया इज डॉक्टर आर्यन राम नारायण अग्रवाल, जिनका अभी हाल ही में 83 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई है। 1990 में इन्हें पद्मश्री और 2000 में इनको पद्म भूषण दिया गया है। नेक्स्ट है, तो इनको जानते रहे, विज्ञान के क्षेत्र से वैज्ञानिक है महान। किस पूर्व भारत के विदेश मंत्री का भी हाल ही में निधन हो गया था? ए में है डॉक्टर विभास, बी में है डॉक्टर नटवर सिंह, सी में है पीआर श्रीजेश और डी में है नन। इसका राइट आंसर है नटवर सिंह। नटवर सिंह जो हमारे भारत के विदेश मंत्री थे जब यूपीए 1 गवर्नमेंट बनी थी 2004 से 5 के बीच में, और इनकी अभी मृत्यु हो गई है, बहुत ही ज्यादा, तो इनको आप जानते रहिएगा। दूसरे नाम डॉक्टर विभास। डॉक्टर विभास जो है त्रिपुरा के रिटायर्ड जज हैं। त्रिपुरा के ये लोका आयुक्त नियुक्त हुए थे। लोका आयुक्त होता है जो राज्य सरकार, राज्य में भ्रष्टाचार की जांच या शिकायतों की जांच करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं, और ये मोस्टली रिटायर्ड जज ही बनाए जाते हैं। तो डॉक्टर विभास, इनका पूरा नाम है विभास कांति किलिकदार, जानते रहिए। 3 वर्ष तक ये रहेंगे। त्रिपुरा के जो इंद्रसेन रेड्डी जो गवर्नर है, उन्होंने इनकी शपथ दिलाई है इनको त्रिपुरा के राजधानी अगरतला में। इसको रिमेंबर रखिएगा। लोका आयुक्त जो होते हैं राज्य में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है, और जो लोकपाल होते हैं पूरे देश के लिए होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है, और इसमें एक नाम है पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश
ये जानते हैं, हॉकी इंडिया ने रिटायर गोलकीपर पीआर श्रीजेश को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। और अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें कांस्य पदक हमारी हॉकी टीम ने जीता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि इनकी 16 नंबर की जर्सी को भी हॉकी इंडिया ने रिटायर करने का फैसला किया है। इसको भी आप रिमेंबर रखिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इसमें ऑप्शन से है ए 7 अगस्त, बी 12 अगस्त, सी 13 अगस्त, डी 15 अगस्त। राइट आंसर है 7 अगस्त। तो कुछ डेज पर भी हम लोग देख लेते हैं। डेज में 7 अगस्त को 2 दिवस अपने यहाँ मनाया जाता है। एक तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, और एक होता है नेशनल जैवलिन थ्रो डे, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन यानी भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीता था। तो इसको नेशनल जैवलिन थ्रो डे भी के रूप में मनाते हैं और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 13 अगस्त को अपने यहाँ विश्व अंगदान दिवस, विश्व अंगदान वर्ल्ड ऑर्गन और डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त इसमें जो है, तो 15 अगस्त आप जानते हैं कि इस साल 2024 में जो 15 अगस्त मनाया गया, अपने देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 77वां इसकी वर्षगांठ थी। वर्षगांठ इसलिए क्योंकि एक साल बाद वर्षगांठ आती है और 78वां स्वतंत्रता दिवस था। इसके बारे में बता दें कि इस साल 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मोदी जी ने 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया और 103 मिनट तक सबसे लंबा भाषण दिया है। इससे पहले सबसे ज्यादा 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने, 16 बार इंदिरा गांधी ने लाल किले पर झंडा फहराया। अभी उन्हीं दोनों के नाम रिकॉर्ड है, इन्होंने 11वीं बार फहराया 2024 में। 78वें इंडिपेंडेंस डे की जो थीम थी विकसित भारत थी, क्योंकि हमको पता है अगले 2047 में भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस जब मनाएगा तो तब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और 2022 से 2047 तक के समय को अमृत काल कहा गया है। और ये अमृत काल एक तरह से सारे देशवासियों के लिए कर्तव्य काल के रूप में है। अगर हम अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें तो आगामी 25 साल में जो एक लक्ष्य दिया गया है कि भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, वी कैन मेक इट श्योरली। कुछ खास बातें सुन लीजिए इनके, जो उन्होंने मोदी जी ने दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ेंगी। 75 सालों में देश में कम्युनल सिविल कोड है, अब कह रहे हैं देश को सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। गैर राजनीतिक परिवारों से 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने की घोषणा की है। 2036 में ओलंपिक का आयोजन भारत में होगा। 2030 तक रेलवे को नेट जीरो एमिशन लक्ष्य तक पहुंचाना और 5G पूरे देश में रोल आउट होने के बाद 6G को रोल आउट किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। ठीक है, हो गया भाई। नेक्स्ट, हमेशा जानते रहिए WHO ने किस बीमारी को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। राइट आंसर है ए में है मंकी पॉक्स, बी में है टीबी, सी में है मलेरिया, डी में है कैंसर। राइट आंसर इज मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ा बता देते हैं। मंकी पॉक्स को अभी WHO ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल डिजीज है, यानी वायरस से होने वाली है। यह वायरस आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस फैमिली का मेंबर है, जिससे चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होता है। कांगो में फैला हुआ, कई देशों में आज मंकी पॉक्स फैल गया है। यह ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन दुर्लभ मामलों में घातक हो जाता है। उसके बाद है भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है। तो आप जानते रहिए कि रामसर साइट्स अभी स्वतंत्रता 15 अगस्त 2024 की पूर्व स्वतंत्रता दिवस पूर्व संध्या पर हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि कर्नाटक, ठीक है, यस, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 2 रामसर साइट और मध्य प्रदेश में 1 रामसर साइट डिक्लेयर कर दी गई है। मध्य प्रदेश के रामसर साइट का नाम है तावा जलाशय और तमिलनाडु के 2 रामसर साइट का नाम है नंजरायन बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी। इसके साथ ही भारत में अब कुल रामसर साइट्स की संख्या
15 अगस्त 2024 तक कितनी हो गई? 85। सबसे ज्यादा 18 तमिलनाडु में रामसर साइट्स है। रामसर साइट्स क्या है तो आपको बता दें कि रामसर एक शहर है ईरान में। जब अंतरराष्ट्रीय महत्व की कोई आर्द्र भूमि वेटलैंड को घोषित कर दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल के, तब उसको रामसर साइट कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे भारत में। इस समय 85 रामसर साइट्स हो गए हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत क्वेश्चन। इसके साथ ही भूपेंद्र यादव जी ने बताया है कि कर्नाटक के आदि चुनचुनगिरी और केरल के चूलन्नुअर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया, पीकॉक सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। आप जानते हैं पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, और पीकॉक को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में आता है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन से दो अभी पीकॉक सेंचुरी घोषित किए गए, तो एक कर्नाटक में और एक केरल में, और दोनों का नाम आपको मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारत में रामसर साइट्स की संख्या 85 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म कौन का दर्जा किसको दिया गया है, किसको अवार्ड मिला है? तो अब आ जाते हैं भाई, 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड की अभी घोषणा की गई हमारे यहाँ, और इस अवार्ड में बहुत सारी फिल्मों को लिया गया है। तो अब इसमें देखते हैं कि बेस्ट फिल्म का दर्जा किसको दिया गया। ए में है गुलमोहर, बी में है कंतारा, सी में है वाल्बी और डी में है कार्तिकेय 2। द राइट आंसर इज कंतारा। पहले तो ये समझ लीजिए 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड, यह अवार्ड उन फिल्मों के लिए है जिन्हें सेंसर बोर्ड ने 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेंसर सर्टिफिकेट दिया है। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड की सेरेमनी अक्टूबर 2024 में होगी, यानी ये सब अवार्ड दिए जाएंगे अक्टूबर 2024 में। घोषणा हो गई किसको क्या मिलेगा, इसको आप जानते रहिए। और जैसे बेस्ट फिल्म का कंतारा को मिला है, बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम को दिया गया, मलयालम फिल्म है। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर, जिसमें मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर ने काम किया है। बेस्ट तमिल फिल्म का दर्जा पोन्नियन सेल्वन 1 को दिया गया है। बेस्ट मराठी फिल्म है वाल्वी। बेस्ट तेलुगु फिल्म है कार्तिकेय 2 और बेस्ट कन्नड़ फिल्म है KGF 2। इसको आप जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब हैं इसमें। तो 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। लास्ट क्वेश्चन है, NIRF रैंकिंग 2024 में टॉप IIT का दर्जा किससे मिला है? IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर है C, IIT मद्रास। तमिलनाडु में है, आप जानते हैं मद्रास चेन्नई का पुराना नाम है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में देयर आर 23 IITs हैं, 23 हैं। और टॉप मेडिकल कॉलेज जो बना है दिल्ली का, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, एम्स को डिक्लेयर किया गया है। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस जो है हमारा दिल्ली में है, एम्स में। और टॉप IIT कौन बना है? ये मद्रास बना हुआ है। NIRF रैंकिंग जो होती है हर साल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, और ये 16 कैटेगरी में शीर्ष उच्च संस्थानों की रैंकिंग जारी की जाती है। और नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चंस आपके जरूर आते हैं। अब ये तो हो गया भाई, अब कुछ वन लाइनर्स आपको बता देते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हैं। अब थोड़ा सा और है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत को 8वां स्थान दिया गया है। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की 39वीं रैंक है। और अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने चंडीगढ़ में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई सम्मन ऐप का लोकार्पण किया, और इससे बताया कि जो 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं, उनमें टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को बढ़ावा देगा, टेक्निकल रूप से स्ट्रांग बनाएगा, और इससे सुविधा होगी। PM किसान स्कीम जो जनवरी 2024 में लॉन्च की गई है, जून 2024 तक 4,11,222 किसानों इससे लाभान्वित हुए हैं। किसानों को ऊर्जा, जल सुरक्षा प्रदान करने, उनकी आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से लॉन्च की गई थी PM किसान स्कीम। नंदनी सहकार योजना NCDC द्वारा शुरू की गई है। पर्वत प्रहार ये भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में शुरू किया गया सैन्य अभ्यास था। ये उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों में हमारे सैनिक कैसे सक्षम रहें और दुश्मनों को जवाब दें, अच्छी तरह से उनको डिफीट करें, इसके लिए शुरू किया गया पर्वत प्रहार। और 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई है 35 गांवों को। 2023 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला संस्करण जारी किया गया है।
इनमें उन गांवों को स्थान दिया गया जो अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को संरक्षित रखते हैं। उसके बाद है आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट्स की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास है पीएनबी। इस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। कौन सी बैंक ने? पीएनबी ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है गौरव। अगर आ जाए चर्चा में गौरव क्या है तो जानते रहे, डीआरडीओ द्वारा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ग्लाइड बम क्या होता है पहले जान लीजिए। ग्लाइड बम किसी उड़ते हुए हवाई जहाज से जो बम छोड़ा जाता है उसको ग्लाइड बम कहते हैं। क्या है गौरव? तो गौरव हवा से प्रक्षेपित किया जाने वाला 1000 किलोग्राम का एक बम है, ग्लाइड बम है, जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसका परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया गौरव बम का। ठीक है, किसने किया? डीआरडीओ ने किया। महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी में स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया। रत्नागिरी के देऊद में पेट्रोग्लिफ का समूह मध्य पाषाण युग लगभग 20,000 से 10,000 साल पहले का है। ये जियोग्लिफिक व पेट्रोग्लिफ ये प्राचीन कला के विभिन्न प्रकार हैं। दोनों में पृथ्वी की सतह या चट्टान की सतह पर छवियों और डिजाइनों का निर्माण शामिल है। सूचना अनुसार पेट्रोग्लिफ में एक गैंडा, हिरण, बंदर, गधा और पैरों के निशान दर्शाए गए हैं। ये वन लाइनर आपको बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्वेश्चन में। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हरियाणा में किया जा रहा है। और उसके बाद है भाई किसान की बात। हमारे देश के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रधानमंत्री की मन की बात की तर्ज पर किसान की बात एक मासिक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक, अधिकारी, स्वयं मंत्री, कृषि मंत्री भी भाग लेंगे और किसानों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और तमाम प्रकार के जो कीटनाशक या खेती से संबंधित बातें हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। उड़ीसा देश का पहला राइस एटीएम लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है। देश का पहला राइस एटीएम लॉन्च, जैसे उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एससीआर गठन किया है, मैंने स्टेट कैपिटल रीजन। जैसे एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के आसपास के राज्यों से कुछ लिए गए हैं जिले, वैसे ही लखनऊ के आसपास के जिलों से लेकर के एक नया क्षेत्र बनाया गया जिसका नाम है यूपीएससीआर, माने उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, तो वैसे देश का पहला एटीएम उड़ीसा में के राजधानी भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। और उसके बाद है भाई आज की इससे डीआरडीओ ने जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत के पहले स्वदेशी MPATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया सफल परीक्षण। ये भी रिमेंबर रखिएगा। तो ये सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जितने भी नई नियुक्तियां हुई हैं, ये वीकली करंट अफेयर्स में इतने ही पॉइंट्स हैं इस सप्ताह के। तो आप इनको रिपीट करिए और अपनी तैयारी को एक नए मुकाम पर ले जाइए। यही मेरी बेस्ट विशेष है फॉर यू ऑल। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग और अपने देश, अपने प्रदेश, अपने परिवार सबके लिए पढ़िए और आगे बढ़िए। यही मेरी शुभकामना है फॉर यू ऑल। इफ यू लाइक दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। ओके, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका चैनल है। मेरी जो अपनी एक तैयारी रहती है कि आपको बेस्ट देने की और कम से कम समय में पूरे वीक का एक आइडिया देने की, वो मैंने दी है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।